हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि नेक्स्ट जेएस क्या है, इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जेएस के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, हमने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल तो करना है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास क्या चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए, नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नोड जेएस, और ये जो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आ रही है ना मेरे पास, मैं इसी पर ही क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये देखो डाउनलोड नोड जेएस आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो करंट वर्जन है 20.12.0 ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये जैसे ही डाउनलोड होगा मैं इस पर क्या कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको आई एक्सेप्ट द टर्म्स पे क्लिक करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक करूंगा। इसके बाद दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोड जेएस मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि भाई इंस्टॉल हो गया, मैंने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करा है, 20.12.0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। और जैसे ही मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड -V, यानी कि मैं अपने नोड का वर्जन चेक करना चाहता हूँ। तो देखो जो वर्जन मैंने इंस्टॉल करा था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है हमने नोड जेएस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम चलेंगे नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट जेएस, और जैसे ही नेक्स्ट जेएस लिखूंगा ये जो फर्स्ट वाली मेरे पास वेबसाइट आ रही है नेक्स्ट जेएस बाय वर्सल, मैं इस पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ये हमारी नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है कि भाई नोड जेएस आपका 18.17 से ग्रेटर वर्जन का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो वैसे भी 20 इंस्टॉल करा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप yarn के थ्रू भी कर सकते हो, आप npx के थ्रू भी कर सकते हो, आप वीट के थ्रू भी कर सकते हो, बट अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें npx का बोला हुआ है, हम npx के थ्रू अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम वीट के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम कब करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब हम वीट के थ्रू करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम तब बात कर लेंगे। अभी हम npx के थ्रू अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बना लिया। और इस फोल्डर के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो मैंने कर दिया ओपन इन टर्मिनल। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट देखो नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर ओपन हो चुका है। अब मुझे कमांड क्या लिखनी है, मुझे कमांड ये लिखनी है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट। @लेटेस्ट का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जेएस का जो करंट वर्जन है आपने वो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल-C कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल-V से इसको पेस्ट करूंगा और इसके साथ साथ अपनी एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा। आप एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, मेरे नाम से क्या बना दी जाएगी, नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर बना दी जाएगी। ठीक है, अब ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी बताया हुआ है कि ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। ये पूछ रहा है कि भाई आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करोगे, मैं बोलूँगा नहीं भाई मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद ESLint को यूज़ करोगे, मैं बोलूँगा हाँ ESLint को यूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टेलविंड CSS यूज़ करना है, नहीं भाई अभी टेलविंड CSS यूज़ नहीं करना, जब बाद में करना होगा तब हम टेलविंड CSS का सेटअप कर लेंगे। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आप जो है वो SRC डायरेक्टरी को इंक्लूड करना चाहोगे, मैं बोलूँगा हाँ भाई मैं इंक्लूड करना चाहूँगा SRC डायरेक्टरी को। ये बोल रहा है ऐप राउटर, ये बोल रहा है कि भाई ऐप राउटर यूज़ करना चाहोगे जो कि रिकमेंडेड भी है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई ऐप राउटर यूज़ करना चाहूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एलियास का यूज़ करना चाहोगे, मैं बोलूँगा हाँ मैं एलियास का यूज़ करना चाहूँगा। अब ये एलियास क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी जिस तरह से मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ आप उस तरह से सेटअप कर लो। ठीक है, मैंने बोला कि हाँ भाई एलियास का मैं यूज़ करूँगा। ये बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से एलियास को कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, मैं बोलूँगा @ और स्टैरिक। ठीक है, इससे होता क्या है कि इससे आपको कंप्लीट पाथ नहीं देना पड़ता। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। इसमें आपको कंप्लीट पाथ नहीं देना पड़ता, आप सिर्फ @ करके भी पाथ दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या क्या चीज़ इंस्टॉल कर रहा है। ये आपके पास रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल कर रहा है, नेक्स्ट को इंस्टॉल कर रहा है, ESLint और ESLint config नेक्स्ट को ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। रिएक्ट क्यों इंस्टॉल हो रहा है,
ये इसका आपको बहुत अच्छे से पता है कि Next.js आपके पास रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, ये इंटरनली किसको यूज करेगा, रिएक्ट को यूज करेगा। तो यहाँ पे ये जब भी किसको इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुली Next.js एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये आपको बोल रहा है कि भाई आपने नेक्स्ट ऐप किस नाम से क्रिएट करी थी, फरजीन के नाम से क्रिएट करी थी। तो आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन में चले जाओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CD और जैसे ही टैप प्रेस करूंगा तो देखो ये मेरी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ चुका है फरजीन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, फरजीन वाली एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, VS कोड के अंदर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। मैं VS कोड ही रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई और आईडी यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं VS कोड रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे VS कोड सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे VS कोड के अंदर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे देखो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप अपनी सारी कमांड, जितनी भी आपने कमांड्स वगैरह लिखनी हो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, बट हम क्या यूज कर रहे हैं, VS कोड यूज कर रहे हो। और VS कोड की मेन पावर क्या है कि आपको टर्मिनल VS कोड में ही दिया हुआ है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है यार। मैं क्या करूंगा, VS कोड का ही टर्मिनल यूज करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि VS कोड के अंदर टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा इस टर्मिनल में और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये फोल्डर्स वगैरह, ये फाइल वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर आप जरा package.json में जाओ और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दी हुई है कि अगर आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो आप क्या कर सकते हो, npm run dev की कमांड लिखोगे, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm run dev, ठीक है। npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर होता है। जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हो तो npm अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो npm run dev में जैसे लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रन कर दी जाएगी मेरे सर्वर पे, ठीक है। और देखो इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, URL दे दिया है। मैं कंट्रोल और जैसे क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो Next.js का लोगो आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, लर्न है, टेम्पलेट्स के बारे में है, डिप्लॉय कहाँ कर सकते हो, वर्सल पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे गाइड मिल जाएगी। किसने क्रिएट किया है, वर्सल की टीम ने क्रिएट किया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ भी बता दी। इन्होंने बोला कि भाई अगर इस पेज को यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, SRC फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल है page.js के नाम से, वहां पर जाकर चेंजेस कर सकते हो। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि भाई चेंजेस हो भी रही है नहीं हो रही। SRC के अंदर, ऐप के अंदर यहाँ पे page.js के नाम से एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर अपना नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फरजीन अली, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा कि क्या मेरे पास चेंजेस शो होंगी। ये देखो यहाँ पे चेंजेस आपको शो होकर मिल चुकी हैं। इसका मतलब है हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यार कुछ फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार ये readme.md क्या है। यार ये आप इसको ऐसा समझ लो कि छोटी मोटी अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखनी है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इन्होंने आपको कुछ गाइड बताया हुआ है कि भाई अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो आप npm run dev की कमांड से रन कर सकते हो। अगर आपने yarn के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट किया था तो आप yarn dev लिखोगे तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन किस URL पे रन होगी, ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि भाई मैंने एप्लीकेशन में ये चीज़ें यूज़ करी हैं, उसको इस तरह से सेटअप करा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे readme.md की फाइल में बता सकते हो। तो ये readme.md की फाइल होती है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है package.json। ये फाइल क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, अगर आपने ये फाइल अपने प्रोजेक्ट से डिलीट कर दी तो फिर आप ऐसा समझ लो कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से समझ लो। package.json क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर मिलेगी, आपको package.json में मिलेगी, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स आप इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे डेव वाली स्क्रिप्ट को रन की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ड की स्क्रिप्ट क्या होती है, स्टार्ट की स्क्रिप्ट क्या होती है, लेंड की स्क्रिप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन में रिएक्ट यूज़ हो रहा है तो देखो ये रिएक्ट का आपको वर्जन बता रहा है। आपको पता है कि रिएक्ट डॉम यूज़ हो रहा है तो देखो ये आपको रिएक्ट डॉम का वर्जन बता रहा है। Next.js का करंट वर्जन क्या है, 14 है, तो देखो ये Next.js का भी आपको वर्जन यहाँ पे बता रहा है,
ठीक है। तो ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है कि जिसमें आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी आप पैकेजेस यूज करोगे, उनका क्या वर्जन है, वो सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, पैकेज डॉट जेसन में मिलेंगी। अक्सर इंटरव्यू में ये चीज पूछ ली जाती है कि भाई जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसका अगर मुझे वर्जन चेक करना है तो कैसे पता चलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाओगे, वहां पर आपको नेक्स्ट जेएस का वर्जन मिल जाएगा। सेम ऐसे ही रिएक्ट जेएस का वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे उसका वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो पैकेज जेसन में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपकी डिपेंडेंसीज जो भी आप यूज कर रहे हो तो उनकी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन पैकेज लॉग डॉट जेसन में जो डिपेंडेंसीज आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो रही थी उनकी भी जो सब डिपेंडेंसीज होती हैं, उनकी भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पर आपको मिलेगी, पैकेज लॉग डॉट जेसन में मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी एप्लीकेशन में पैकेजेस इंस्टॉल करें तो उन पैकेजेस का जो वर्जन होगा वो आपको कहां पे मिल जाएगा, पैकेज डॉट जेसन में मिल जाएगा। लेकिन उन पैकेजेस की भी जो सब डिपेंडेंसीज होंगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगी, आपके पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल में मिलेंगी। तो अगर आपने डिटेल में अपनी डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप किस फाइल में जाओगे, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में जाओगे, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन की सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपके पास कौन सी फाइल है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग के बारे में और जेएस कॉन्फिग के बारे में, ठीक है। अगर आपने अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करना है, इस तरीके की नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने कुछ भी करनी है, इसके बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे। ये बिगिनर्स को इतने आसानी से समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपने नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो वो आप किस फाइल में करोगे, इस फाइल में करोगे। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो वो आप कहां पे करोगे, जेएस कॉन्फिग की फाइल में करोगे। जैसे यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल एसआरसी के अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, आपने उनका पाथ जो है वो देना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं यहां पर अगर बोलता हूं इंपोर्ट समथिंग, ठीक है, इंपोर्ट समथिंग और फ्रॉम, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा डॉट स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसआरसी स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, ठीक है। हमने क्या करना है, इस तरीके से ऐड की फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। समथिंग की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड। अगर मुझे इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मुझे पता है कि यार एसआरसी के अंदर ही मेरी सारी फाइल्स रहने वाली हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे 10 फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मुझे बार बार क्या लिखना पड़ेगा, 10 बार डॉट स्लैश एसआरसी स्लैश, 10 बार मुझे बार बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका एलियास क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे देखो इसका एलियास इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया है, @ क्रिएट कर दिया है, कि आप इसकी जगह ये जो आपने स्लैश एसआरसी स्लैश ये लिखा है ना, इसकी जगह आप सिंपल क्या यूज कर सकते हो, @ यूज कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स ये आपके काम को कुछ इस तरीके से आसान बना देगा कि आप यहाँ पे ऐड लिखो और यहाँ पर आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, @ यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पाथ होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, मतलब इस तरीके की जो भी जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहो वो आप इस फाइल के अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है गेट इग्नोर की फाइल की। ये फाइल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब भी आप गिटहब पे अपना कोड पुश करते हो तो आप चाहते हो कि यार जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो मेरे गिटहब पर पुश ना हो, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये बहुत हैवी फोल्डर होता है। तो जब भी आप अपना कोड गिटहब पे पुश करते हो तो आप यहाँ पे बता देते हो कि भाई नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को वहां पर पुश नहीं करना, ठीक है। तो ये होती है आपकी गिट इग्नोर की फाइल। उसके बाद है ESLint rc.json की फाइल। ESLint आपके पास एक टूल होता है ECMAScript का, ठीक है, जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, जहां पर आपको वार्निंग्स देनी होंगी, जहां पर आपको एरर्स देने होंगे, जहां पर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड बताना होगा, वो आपको कौन बताएगा, ये ESLint का टूल बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल के अंदर 10 अनयूज्ड वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, 10 अनयूज्ड वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अनयूज्ड वेरिएबल्स का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल्स डिफाइन करके रख दिए लेकिन वो आपके पूरे कोड में कहीं पे भी यूज ही नहीं हो रहे, तो फिर आपने वो बिला वजह बनाया ना, तो ये ESLint क्या करेगा, आपको वहां पे वार्निंग देगा कि भाई ये अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं, या तो इनको यूज कर लो या फिर इनको हटा दो। अगर इनको यूज नहीं करना तो भाई डिफाइन क्यों करा, भाई इसको हटा दो। तो इस तरीके की जो वार्निंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए आती हैं चीजें, वो आपको कौन देता है, ECMAScript lint देता है, ठीक है, ESLint देता है। अब उसके बाद बात करते हैं पब्लिक फोल्डर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने कोई इमेजेस वगैरह देनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 लोगोज दिए हुए, एक नेक्स्ट.js का लोगो दिया हुआ है, एक वर्सल का लोगो दिया हुआ है, ठीक है, SVG फॉर्म में।
ठीक है। तो इस तरीके के अगर लोगोज वगैरह आपने डिफाइन करने हैं तो वो आप पब्लिक फोल्डर में दे सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। पब्लिक फोल्डर भी आपको समझ में आ गया। नोड मॉड्यूल्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पैकेजेस हों, लाइब्रेरीज हों, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको किस फोल्डर के अंदर मिलेंगी, नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम रिएक्ट भी यूज़ कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ज़रा नीचे आते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे रिएक्ट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रिएक्ट भी दिख रहा है, रिएक्ट डॉम भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट का फोल्डर क्या काम करता है, नेक्स्ट का फोल्डर अभी आपके काम का नहीं है, अभी इसका कोई भी काम नहीं है। एज अ बिगिनर सबसे ज़्यादा जो काम की आपकी चीज़ है वो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। ये दोनों फाइल्स के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और मेन फोल्डर है आपका ये एसआरसी का। ठीक है, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है ऐप के नाम से। इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है फेव आइकन। ठीक है, फेव आइकन क्या होता है, जो आपको आपकी एप्लीकेशन के यहाँ पर दिख रहा होता है। ठीक है, ये फेव आइकन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल्स डॉट CSS पे। आप यहाँ पे अपना ग्लोबल स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे CSS स्टाइलिंग दी हुई है, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, अभी इसका कोई काम हमें नहीं है। लेआउट डॉट JS, जिस तरह से रिएक्ट एप्लीकेशन में इंडेक्स डॉट JS की फाइल होती थी जो आपका एंट्री पॉइंट होता था, सेम ऐसे ही नेक्स्ट JS में आपके पास लेआउट डॉट JS की फाइल होती है जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, इसके कोड को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या करा हुआ है, गूगल फॉन्ट्स में से इन्होंने एक फॉन्ट को क्या करा है, इंपोर्ट करा है। क्या नाम है उस फॉन्ट का, इंटर नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लोबल CSS को भी इन्होंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, इंपोर्ट करा हुआ है। इस इंटर वाले गूगल फॉन्ट का इन्होंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया इंटर के नाम से। ठीक है, INTER के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, मेटा डेटा डिफाइन किया है आपके एप्लीकेशन का, कि भाई आपके एप्लीकेशन का टाइटल क्या होगा, आपके एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वो बताया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्रिएट की जगह यहाँ पे कर देता हूँ माई नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, तो माई नेक्स्ट स्टेप, कंट्रोल-S से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा, तो देखो ये माई नेक्स्ट स्टेप हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहो वो आप कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है किस नाम से, रूट लेआउट के नाम से। और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट प्रॉप पास करवाया है, वह है चिल्ड्रन के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल क्या काम करा हुआ है, HTML का कोड लिखा हुआ है। बॉडी के अंदर मैंने बोला हुआ है इंटर डॉट क्लास नेम। इंटर डॉट क्लास नेम का मतलब क्या है, जितना भी फॉन्ट होगा मेरी एप्लीकेशन में उसकी फॉन्ट फैमिली आपने क्या कर देनी है, इंटर कर देनी है, जिसको मैंने गूगल फॉन्ट से इंपोर्ट किया है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, चिल्ड्रन वाले प्रॉप को यहाँ पे पास करवा दिया। अब ये चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन का मतलब ये है कि देखो जैसे रिएक्ट जेएस में क्या होता था, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल होती थी और उसके अंदर आप क्या करते थे, अपने ऐप डॉट जेएस वाले कंपोनेंट को कॉल करवाते थे। तो इंडेक्स डॉट जेएस क्या होता था, पेरेंट कंपोनेंट होता था, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स कॉल होते थे, जैसे ऐप डॉट जेएस कॉल हो रहा है, वो क्या होते थे, चिल्ड्रन होते थे। सेम यही काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो रूट लेआउट है, ठीक है, ये जो रूट लेआउट है ये क्या है, पेरेंट है, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे, जितने भी कंपोनेंट्स आकर इसके अंदर रेंडर होंगे, वो इसके क्या बन जाएंगे, चाइल्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो लेआउट डॉट जीएस क्या होती है, आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी एग्जीक्यूट होती है वो लेआउट डॉट जीएस की होती है। उसके बाद पेज डॉट जीएस क्या है, ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने आपको एक कंपोनेंट बना के दिया है। जैसे आप रिएक्ट में जब काम करते थे तो ऐप डॉट जीएस के नाम से एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आपको बनाकर दिया जाता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने पेज डॉट जेएस के नाम से एक कंपोनेंट आपको बनाकर दिया गया है। जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है वही सारी चीजें देखो आपको यहाँ पर दिख भी रही हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप इसका पूरा कोड हटा सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे हटा के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। मेन को नहीं हटा रहा क्योंकि मेन के ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत स्टाइलिंग रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, एक H2 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, फरजीन अली लिखूंगा, कंट्रोल-S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो मेरा नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस पर कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। कहाँ से आ रही है वो स्टाइलिंग, CSS मॉड्यूल्स का यहाँ पे यूज किया गया है, पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर किसका, नेक्स्ट एप्लीकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जेएस के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।